नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व में हमने अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो हमने नर्मदा नदी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद हमने उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, हमारे ध्यान में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी चीन के तिब्बत से बहते हुए, अब जब मानचित्र देखेंगे तो आप चीन में एक तिब्बत वह स्थान दिखेगा। वहाँ से बहते हुए भारत के जम्मू कश्मीर जो उत्तर में है, जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान की ओर ये जो नदी है सिंधु नदी, ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो कहाँ से शुरू हुई सिंधु नदी? चीन के तिब्बत से, फिर भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान, यह नदी है वो पाकिस्तान की ओर चली जाती है। इस सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी है वह एक प्रमुख नदी है। कुछ छोटी नदियां होती है, वह छोटी नदियां क्या होती है, बड़ी नदियों में मिल जाती है। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सहायक नदियां। अब सहायक नदियां प्रश्न आ सकता है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। छोटी नदी होती है वो क्या होती है, बड़ी नदियों में मिल जाती है, तो उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। सिंधु की सहायक नदियां। अब सिंधु नदी वो एक प्रमुख नदी के रूप में है, परंतु उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदियां, ये प्रमुख नदियां सिंधु की सहायक नदियां है। अब ये भी प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए या नाम बताइए, तो हमें इन नदियों के बारे में लिखना है। अब इन्हीं नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, आज से 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। हमें पूर्व में पढ़ा नर्मदा नदी के किनारे मानव बस्तियां बसी, लेकिन जो सभ्यताएं है, जो संस्कृति है, वो इन नदियों के किनारे बसे, यानी आरंभिक नगर जिनका विकास हुआ। इसलिए आज इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जहाँ जिस स्थान पर यह सभ्यता बसी हुई थी, तो वहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उसके लिए वहाँ खुदाई हुई। तो खुदाई में यह इस नगर के अवशेष मिले, तो इस सभ्यता का हमें पता चलता है, हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब हम गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी एक सहायक नदी है जिसकी सहायक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सोन नदी। ऐसी बहुत सारी नदियाँ होगी, लेकिन मैंने एक नदी का नाम बताया है, सोन नदी। इन नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। धीरे धीरे नगरों का विकास होता रहा। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, आप मानचित्र को देखेंगे तो आप गंगा नदी को उस मानचित्र में जब देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब मगध नाम सुनते ही हमारे ध्यान में आता है चंद्रगुप्त मौर्य,
उनके जो गुरु थे चाणक्य, जिनका नाम था, प्रमुख नाम था वह विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त उनका प्रमुख नाम था, लेकिन बाद में वे माफ कीजिएगा, बाद में वे चाणक्य के नाम से जाने जाने लगे। अब चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखी, अर्थशास्त्र, वो चाणक्य ने लिखी। तो इसकी एक घटना आती है, मगध की जब बात आई तो मैं आपको उस घटना की जानकारी बताता हूं। जब मगध में घनानंद उस समय एक शासक हुआ करता था, बहुत क्रूर शासक था। मगध की प्रजा उससे त्रस्त थी, उससे परेशान थी। वो मनमानी टैक्स अपनी जनता से वसूल करता था। मगध की जो सीमाएं थी वह सुरक्षित थी। तो जब आचार्य चाणक्य को यह लगा कि देश की सीमा खतरे में है, तब वे घनानंद के पास गए और इस विषय में बताया। तो घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया, और आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान का बदला किस प्रकार चुकाया, तो उसको कहा कि घनानंद, शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। इस प्रकार चुनौती देकर घनानंद को आचार्य चाणक्य वहां से चले गए। क्या कहा जाते समय? उन्होंने कहा कि जिस सिंहासन का तुझे मोह है, घमंड है, उसी सिंहासन से मैं तुझे उखाड़ कर फेंकूंगा। तो वे गांव गांव, ढाणी ढाणी पूरे मगध में घूमते हैं, और उसको एक बालक मिलता है जो खेल खेल रहा था, खेल का नेतृत्व कर रहा था। इस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। उस बालक को अपने पास बुलाते हैं। उस बालक को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं, तक्षशिला ले जाते हैं उसको। भी तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है, वह स्थान हमारे पास में नहीं है। तो वहाँ उसका लालन पालन, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा देने का काम करते हैं, और सेना बनाते हैं, और घनानंद को वहाँ से परास्त कर देते हैं, उसे मार देते हैं, और चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का शासक बना देते हैं। तो उस समय से मौर्य वंश की स्थापना हुई। उसके बाद उसका जो पुत्र था बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक, उस समय के मगध के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते थे। सम्राट अशोक जब कलिंग विजय की ओर जा रहे थे, एक कलिंग राज्य था, एक पड़ोसी राज्य था, वह मगध की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए सम्राट अशोक ने क्या किया, वहां पर कलिंग राज्य गया, और कलिंग राज्य में रक्त की नदियां बहा दी। वहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी। यह दृश्य देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और उसने अहिंसा का मार्ग चुना, और उसने उसी दिन से शस्त्र नहीं उठाने की सौगंध ली। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के समय भी मगध साम्राज्य प्रगति की ओर बढ़ा। तो यह इन प्रमुख शासकों की एक जानकारी थी। यह जो मगध साम्राज्य था, उस समय कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जो साम्राज्य था वह मगध साम्राज्य था। क्यों था? क्योंकि मगध साम्राज्य के चारों ओर नदियां थी और घने जंगल से घिरा हुआ था, और वहां की जो नदियां थी वो, वहां का जो पानी था वो मीठा था, इसलिए वहां की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी। तो खेती थी वह हरी भरी हुआ करती थी, खेती के लिए उपयोगी जमीन थी। और वहां पर कहते हैं कि सबसे पहले जो हाथियों का उपयोग किया युद्ध भूमि में, वो मगध साम्राज्य ने किया, क्योंकि उसके आसपास के जंगलों में अधिकांश हाथी हुआ करते थे। तो हाथियों का उपयोग युद्ध भूमि में मगध साम्राज्य ने सबसे पहले किया। यह कारण रहा 16 महाजनपदों में मगध का सबसे शक्तिशाली होना। तो यह मगध साम्राज्य की हमें जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।